हजार साल पुराना पर्चमेंट स्क्रॉल जांग यी के सामने रखा था, जिसे चार बड़े सरदारों ने संभाल कर रखा था। अब दुनिया के अंत के बाद ऐसी एंटीक्स का ज्यादा वैल्यू नहीं रहा। ट्रबल टाइम्स में सिर्फ मटेरियल चीजें काम आती हैं। जांगी समझ गया कि पाजी गेसांग ने ये तोहफा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं दिया, इसके पीछे कोई मकसद है। स्क्रॉल में किंग गेसर के एपिक का हिस्सा था, जिसमें बर्फीले पठार पर बसे राक्षसी राज्य का जिक्र था, जहां 10 फुट लंबे 6 आंखों वाले राक्षस इंसानों की बलि देते थे और नरक से शक्ति पाते थे। राजधानी में एक विशाल एबिस था, जहां दासों को डेविल के लिए बलि दी जाती थी। झांगी ने गौर किया, पाजी गेसांग ने जिस स्टोरी का जिक्र डिनर में किया था, वही इस स्क्रॉल में थी। साफ था कि वो झांगी को संकेत दे रहा है कि स्टार आइलैंड, फॉग वैली और चिनलिंग एबिस जैसे रहस्य बर्फीले पठार पर भी हैं। यांग शिनशिन ने सीधे कहा, वो चाहता है कि आप स्नोवी प्लेटो जाए। झांगी को पाजी गेसांग की छुआनझाओ सभा में बुलाने की बात याद आई और समझ गया कि साउथ वेस्ट रीजन में भी अंडरग्राउंड थ्रेड्स सामने आ रहे हैं, जैसे चिनलिंग में थे। लेकिन जांग ये दोबारा खुद को खतरे में डालना नहीं चाहता था। यांग शिनशिन ने कहा, डिमोनिक किंगडम वैसा ही नहीं है जैसा हमने देखा। 2000 साल पहले ये राज्य मौजूद था और किंग गेसर ने उन्हें हराया, मतलब उनकी शक्ति लिमिटेड थी। झांगी ने सहमति में सिर हिलाया। पास्ट में इतने पावरफुल एलियंस नहीं थे, तो शायद अब भी खतरा इतना बड़ा ना हो। फिर उन्होंने पूछा, अगर कोई अंडरग्राउंड ताकत है तो सभी रीजन मिलकर उससे क्यों नहीं निपटते? शिनशिन ने कहा, आपकी पहचान न्यूट्रल है, आप किसी फैक्शन से नहीं जुड़े, इसीलिए पाजी गेसांग आपको पावर स्ट्रगल में शामिल करना चाहता है। साउथ वेस्ट में चार बड़े सरदारों के बीच पावर बराबर बंटी है। अगर कोई एक ज्यादा ताकतवर बनना चाहे तो उसे आउटसाइडर की जरूरत पड़ेगी, और झांग ये परफेक्ट कैंडिडेट है। झांगी ने स्क्रॉल शिनशिन को सौंपा और कहा, स्नोवी प्लेटो की ह्यूमैनिटीज और हिस्ट्री पर स्टडी करो। अगर पाजी गेसांग को हमें साथ लेकर कुछ करना है तो वो जल्द कांटेक्ट करेगा। प्लेटो की मिस्टिकल सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड काफी प्रिजर्व्ड है। दूसरे रीजन में ऐसी हिस्टोरिकल नॉलेज या तो खो गई या जला दी गई थी। अगली सुबह पाजी गेसांग ने झांगी को अकेले बुलाया। इस बार बात सीधी थी। उसने पूछा, एप्सिलॉन बनने के कितने तरीके हैं? झांगी ने कहा, एक, जो जन्म से गिफ्टेड होते हैं और रिसोर्सेज मिलने पर नेचुरली एप्सिलॉन बनते हैं। दूसरा, डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स, जो जीन लॉक तोड़कर सोर्स ऑफ गॉड से इवॉल्व होते हैं। और तीसरा, साउथ वेस्ट का अंडरटेकर, जो मिस्टीरियस तरीके से आइप्सिलॉन बना। पाजी गेसांग ने अंडरटेकर की स्टोरी बताई। हर जनरेशन में फ्यूनरल मास्टर मरने से पहले रीइंकर्नेशन का संकेत देता है। एक बच्चा स्नोवी प्लेटो में जन्म लेता है, जो किंग गेसर एपिक का पूरा पाठ कर सकता है। फिर उसे सांगजिया मोनास्ट्री ले जाकर 3600 प्रेयर व्हील्स घुमाकर इनिशिएशन दी जाती है। पैंडेमिक के बाद स्नोवी प्लेटो में भूखमरी फैली। फ्यूनरल मास्टर ने भगवान से प्रार्थना की, नंगे पांव पहाड़ों पर घूमता रहा और प्रेयर व्हील्स चलाता रहा। एक रात सांगजिया मोनास्ट्री से लाइट निकली और फ्यूनरल मास्टर हवा में भगवान जैसा दिखाई दिया। वो बर्फीले तूफान को हाथ से हटा सकता था। झांगी चुपचाप सुनता रहा। ये सब कोई फैंटेसी जैसा लग रहा था, लेकिन पाजी गेसांग ने कहा, मैं भी पहले नहीं मानता था, लेकिन अब मानता हूं। उसके पूर्वजों की किताबों में लिखा है, जब किंग गेसर लौटेगा तभी डेमोन किंगडम दोबारा जागेगा। तब संसार एक नए चक्र में प्रवेश करेगा। झांग ये शांति से पाजी गेसांग की कहानी सुनता रहा, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये तो बस एक लेजेंड है, उसने सोचा। डर का माहौल बना रहा है ये। पाजी ने देखा कि झांग ये इम्प्रेस नहीं हुआ, तो गहरी सांस लेकर कुर्सी पर ढस गया। तुम्हें लगता है ये सब बकवास है? झांगी ने सिर हिलाया। थोड़ा बहुत, पाजी बोला। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब वर्ल्ड बदल गई है। मिस्टर हुंदुन, उसने कहा, तुम उन सिलेक्टेड लोगों में हो जो स्टार आइलैंड और चिनलिंग की गहराइयों तक जा चुके हो। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि जमीन के नीचे क्या छुपा है? झांगी पहली बार सीरियस हुआ। क्या तुम जानते हो? पाजी स्माइल किया। मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है जो तुम चाहते हो।
किंग गेसर के जमाने का ओरिजिनल एपिक अभी भी हमारे पास है, स्नोवी प्लेटू पर, बस हमारी पाजी फैमिली के पास। ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड का सबसे पुराना और डिटेल्ड रिकॉर्ड है। पाजी फैमिली एक जमाने में राजा के हिस्टोरियन थे। प्लेटू पर आम लोग अनपढ़ और सर्फ हुआ करते थे, इसलिए हिस्टोरियन का स्टेटस बहुत हाई था। जनरेशंस की मेहनत से पाजी फैमिली प्लेटू के 4 सबसे बड़े चीफ घरानों में से एक बनी। झांगी का ध्यान गया, चिनलिंग की एक्सपीडिशन में बस यही 4 रीजन शामिल थे। बाकी को इसका पता नहीं चल सकता था, पर पाजी सब कुछ करेक्ट बता रहा था। क्या वो रियली कुछ जानता है? स्नोवी प्लेटू हमेशा से मिस्टीरियस रहा है। वहां की कल्चर कई वॉर्स एंड डिजास्टर्स के बाद भी बची रही। झांगी को याद आया शिंगदाओ के ब्लैक आर्मर्ड मैन और चिनलिंग के अंदर का व्हाइट ड्रैगन। इन पावरफुल बीइंग्स से उसने कुछ चुराया था, सोर्स ऑफ गॉड, और वो पर्पल क्रिस्टल। उसे अब वो ड्रैगन किंग की वार्निंग याद आती है। सच जानकर ही मैं इनसे डील कर पाऊंगा, उसने सोचा। तुम्हारी बातें इंटरेस्टिंग है, झांगी बोला, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। पाजी स्माइल किया। 3 मंथ्स बाद साला सिटी में छुआन झाओ धर्मा असेंबली होगा। उसी दिन हम चारों फैमिलीज मिलकर ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे सील्ड डीमन किंगडम का गेट खोलेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हेल्प करो वहां की सबसे वैल्यूएबल चीज हासिल करने में। झांगी ने आंखें नैरो की। गेट टू डीमन किंगडम, ट्रेजर, सुनने में तो फैंटेसी लगता है। पाजी सीरियस हो गया। पर अब ये सब रियल हो रहा है। प्लेटू के लोग मानते हैं कि किंग गेसर ने डीमन किंगडम को हराया और उसे माउंटेन के नीचे सील किया। हमारे पास उस जगह का मैप है और नेक्स्ट असेंबली में हम उसे खोलने वाले हैं। वहां शायद तुम्हारा सोर्स ऑफ गॉड भी हो सकता है, या उससे भी ज्यादा। झांगी बोला, अगर ट्रीजर इतना पावरफुल है तो तुम किसी आउटसाइडर को क्यों लाना चाहते हो? क्या तुम नहीं डरते मैं सब ले जाऊं? पाजी ने कहा, मैं जानता हूं तुम पावर, लैंड या पीपल नहीं चाहते। मुझे बस ये एंश्योर करना है कि याशे लांगताई फैमिली को ये ट्रीजर न मिले। पाजी ने बताया कि याशे लांगताई फैमिली का एक पर्सन बुद्धाज लाइट से एम्पावर्ड होकर इप्सिलोन बन चुका है। अब वे प्लेटू में सबसे स्ट्रॉन्ग है और त्रिपा रिलीजियस लीडर की पोजीशन भी ले चुके हैं। हम 3 फैमिलीज स्लोली वीक हो रहे हैं। पाजी बोला, अगर वो ट्रेजर उन्हें मिल गया तो हमारा एंड फिक्स्ड है। झांगी ने पूछा, अगर अंडरटेकर सच में इतना पावरफुल है तो तुम लोग अभी तक बचे कैसे हो? पाजी ने जवाब दिया, वो अंडरटेकर प्योर दिल वाला है, इनोसेंट्स को नहीं मारता, पर डेजी उसे मैनिपुलेट कर सकता है। हमें रोज डर रहता है कि कब उनकी आर्मी अटैक कर दे। तो सेकंड क्वेश्चन, तुमने मुझे क्यों चूज किया? अगर एक्सटर्नल हेल्प चाहिए तो शेंगजिंग रीजन क्यों नहीं? पाजी बोला, शेंगजिंग बहुत बड़ा पावर है। अगर उन्हें स्नो माउंटेन का सीक्रेट पता चला तो वो पूरा कंट्रोल ले लेंगे। हमारी लिगेसी खत्म हो जाएगी। पर तुम इंडिपेंडेंट हो, जियांगन के हो, पर वहां की गवर्नमेंट से जुड़े नहीं। तुम फ्री हो, मर्सिनरी जैसे। इसलिए तुम सबसे बेस्ट हो। झांगी समझ गया, पाजी उसे मजबूरी में शील्ड की तरह यूज करना चाहता है। अगर मैं सब ट्रेजर ले गया तो? पाजी हंसा, तब भी मुझे कोई लॉस नहीं। मुझे बस याशे लांगताई फैमिली को हराना है। अब झांग ये सोच में पड़ गया। अगर स्नो माउंटेन के नीचे सच में कोई हिडन वर्ल्ड है तो वो उसके लिए एक और अपॉर्चुनिटी हो सकता है। शायद चिनलिंग जितना डेंजरस भी ना हो, क्योंकि किंग गेसर ने उसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ही सील कर दिया था। पाजी गेसांग की बात सुनकर झांगी थोड़ा ललचाया, लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं था। एपोकैलिप्स के बाद वो कई खतरों से बचा था, इसलिए बिना फायदे के किसी की मदद नहीं करता। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, कोई रियल फायदा चाहिए। झांगी ने पाजी गेसांग को घूरते हुए कहा। पाजी गेसांग ने दांत पीसते हुए बोला, काम होने के बाद 50-50 शेयर कर लेंगे। झांगी हंस पड़ा, पहले तो ये बताओ कि स्नो माउंटेन के नीचे जो चीज है वो सच में है भी या नहीं? असल में झांगी के पास न तो संसाधनों की कमी थी और न ही हथियारों की। उसने पहले ही डेंग टेक्नोलॉजी को काफी युआनशी और इन्वेस्टमेंट में दे दिया था, इसलिए पाजी गेसांग के पास देने को कुछ खास नहीं था।
लेकिन झांग ही बोला, तुम्हारे पास अभी भी एक चीज है जो मेरे काम की है। पाजी गेसांग समझ गया और बोला, क्या तुम गेसर राजा के एपिक की असली मैन्यूस्क्रिप्ट की बात कर रहे हो? गेसर राजा का महाकाव्य पाजी परिवार के पास हाथ से लिखा प्राचीन दस्तावेज था। इसमें कहा गया था कि डेमन किंगडम को खत्म करने के बाद गेसर ने एक विशाल साम्राज्य बसाया और इतिहासकारों को आदेश दिया कि उसकी गाथाएं दर्ज करें ताकि लोग भूल न जाएं कि एबिस अभी भी मौजूद है। जहांगी को समझ आ गया कि अगर उसे अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स के बारे में जानना है तो उसे प्राचीन कल्चर की स्टडी करनी होगी। पाजी के सांग ने उसे एक पुराना स्क्रॉल दिया जो इंसानी चमड़े से बना था। स्क्रॉल में लिखा था कि जब दुनिया का अंत आएगा तो डेमन एबिस फिर खुलेगा और गेसर फिर से लौटेगा। ये पढ़कर झांगी को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। इतिहास में कई बार एंड ऑफ द वर्ल्ड की बातें हुई हैं, उसने सोचा। झांगी ने स्क्रॉल पढ़कर वापस कर दिया। इसमें कुछ खास नहीं था। पाजी गेसांग बोला, पूरा महाकाव्य 2 करोड़ शब्दों का है। तुम्हें पूरा पढ़ना होगा, तभी असली मतलब समझ आएगा। झांगी बोला, मैं सोचकर बताऊंगा। पाजी गेसांग जानता था कि झांगी के पास टाइम एंड स्पेस की एबिलिटी है। वो अकेले भी स्नो माउंटेन जा सकता है। मजबूरन पाजी गेसांग ने झांगी को और जानकारी देने का वादा किया। झांगी अपनी टीम के साथ वापस ब्लिजार्ड सिटी लौट आया। सभी सामान जिंगवे की शैडो स्पेस में स्टोर हो गया था। फैटीसू अब भी परेशान था, खासकर ली यांग यांग के लिए। ली यांग यांग दूर से उन्हें जाते देख रही थी, लेकिन फैटीसू ने उसकी ओर देखा भी नहीं। झांगी ने टोका, कम से कम एक बार फेयरवेल तो दे दो। फैटीसू बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे फेस करूं। भागना भी एक तरीका है, उसने हंसकर कहा। लियांग युए ने सीरियस होकर कहा, जो भी डिसीजन लो, लेकिन एक सच्चा जवाब देना जरूरी है। फैटीसू ने सिर झुका लिया और कहा, मैं बाद में उससे बात करूंगा, शायद चैट पर। ज्यादा कुछ कहे बिना टीम ब्लिजार्ड सिटी लौट आई। झांगी को जू झेंग ने खुद रिसीव किया और तारीफों के पुल बांधे। तुम तो हमारी जांग नान डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजर हो। वो जानता था कि झांगी के पास अब युआनशी माइन का बड़ा हिस्सा है, इसलिए उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। ब्लिजार्ड सिटी में अब पुराने सुपर पावर फेडरेशन के लोग भी थे जो अब नए नए पदों पर थे। हमारा शहर अब मजबूत हो रहा है, झांगी ने कहा। जू झेंग ने सिर हिलाया, लेकिन जियांगनान बहुत बड़ा है और हमारी मैन पावर कम, इसलिए हम हर मदद के लिए शुक्रगुजार हैं। जियांगनान इलाका फैमिली के लिए आसान नहीं है। झांगी ये बात अच्छे से जानता था। तियानहाई सिटी समुंदर के पास है और युआन कोंगे की साजिश से ज्यादातर लोग मारे गए, इसलिए अब वहां आबादी कम है, ताकतें स्टेबल हैं और फाइट्स भी कम होती हैं। मगर बाकी शहरों में हालात अलग है। मीडियम साइज शहरों में लाखों लोग बच गए हैं और गांवों में भी रिसोर्सेज की वजह से छोटे छोटे गुट बन गए हैं। गुटों के बीच फाइट्स आम है, खाने, कपड़े और एनर्जी के लिए। जंगली जानवर भी म्यूटेट होकर खतरा बन चुके हैं। इसलिए जू जेंग, जो जियांगनान के कमांडर हैं, हर दिन रिपोर्ट से घिरे रहते हैं। ऊपर से दिखने वाला रुतबा असल में काफी टेंशन भरा होता है। झांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें ऐसा एप्सिलॉन चाहिए जो तुम्हारी बात माने। और फिर जू जेंग की गॉड डॉटर जू यू की तरफ देखा। जू जेंग ने बताया कि वो अब फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रही है और एप्सिलॉन लेवल के करीब है, लेकिन अभी एक स्टेप दूर है। झांग यी ने शांत स्वर में कहा, वो युआन कोंगे नहीं है। झांगी उसे हेल्प नहीं देने वाला था, क्योंकि वो रिसोर्सेज सिर्फ अपने लोगों को देना चाहता था। जू जेंग को ये बात पता थी, इसलिए वो ज्यादा जिद नहीं करता और बोला, चलो छोड़ो, आज तो तुम रुक जाओ और मेरे साथ ड्रिंक्स लो और शेंग जिंग की कहानी सुनाओ। फिर सब लोग झांगी को बड़े ग्रैंड डिनर में ले गए। सबने अल्कोहल पिया, मगर झांगी ने हमेशा की तरह सिर्फ गरम चाय निकाली। उसके साथ सिर्फ यांग शिन शिन थी। बाकी टेबल पर चू झेंग, डेंग युआनबो, डेंग शेंगटोंग और टुयुनली थे। बातों बातों में झांगी ने अपनी जर्नी की कहानी सुनाई, मगर सांपों की सभ्यता और पर्पल क्रिस्टल जैसी सीक्रेट बातें छुपा ली। फिर जू झेंग बोला, अगर जियांगनान में कभी वैसा खतरा आया तो हम क्या करेंगे? डेंग युआनबो ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास तो कैप्टन काओस है। बातों के बाद
जू झेंग ने झांग यी को अलग ले जाकर रियल इश्यू पर बात की। उसने पूछा, युआन माइंस की खुदाई कब से शुरू करनी है? झांग यी ने कहा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी जमीन के नीचे कुछ सेंटीपीड्स बचे हैं। फिर जू झेंग ने पूछा, सुन है तुम्हें 30% हिस्सा मिला? झांग यी ने हाँ कहा और बताया कि डील के मुताबिक वो उसे 7% देगा। 5% तय था, 2% एक्स्ट्रा दे रहा है हथियारों के बदले। जू झेंग खुश हो गया क्योंकि उनके पास हथियारों की वैल्यू नहीं है, मगर झांग यी को एनर्जी हैवी स्किल्स के लिए हथियार चाहिए होते हैं। जू झेंग और ज्यादा मांगना चाहता था, मगर झांग यी ने साफ कहा, लोभ मत करो, आगे भी डील होगी। इसके बाद झांग यी ने जू झेंग से खुदाई के लिए मैन पावर तैयार रखने को कहा। जू झेंग ने एग्री किया और बोला कि ब्लिजार्ड सिटी के पास काफी लोग हैं। झांग यी अब और नहीं रुकना चाहता था। वो पर्पल क्रिस्टल के लिए बेचैन था, जो उसने मिस्ट्री वर्ल्ड के पिरामिड से पाया था। डेंग परिवार से उसने सीक्रेटली डील कर ली थी, युआन माइंस का एक हिस्सा उन्हें मिलेगा। जब वो बाहर आया तो देखा फैटी सू खिड़की से बाहर बर्फ को देख रहा था और अकेले में कुछ शायरी बड़बड़ा रहा था। उसे लान शिनचेंग सेकेंड फ्लोर पर गाने बजाने के लिए बुला रहा था, मगर उसने मना कर दिया। शायद वो अभी भी ली यांग यांग को भूला नहीं। खाना खत्म होने के बाद जू जेंग ने एक जरूरी टॉपिक की बात की। जिन लोगों ने फाइट में भाग लिया था, उन्हें अब ऑफिशियल कोड नेम्स देने का वक्त आ गया था। इस तरह जांग यी ने लियांग युए, फैटी सू और दूसरे कॉम्बैट मेंबर्स को बुलाया और सबने माइथोलॉजिकल कोड नेम चुने। फैटी सू बना मार्शल त्यानपेंग, लियांग युए बनी 9 स्वर्गों की देवी, यू जिगुआंग बना लूवू और बिल्ली हुआ हुआ बनी क्योंकि झांग यी ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराया। टोटी पहले से ही लू हुआंग का नाम है और आखिरी इविल बीस्ट वू अब भी खाली है। अब सबके कोड नेम्स फिक्स हो गए और टीम ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गई। इसके बाद जांग यी और उसकी टीम ब्लिजार्ड सिटी से वापस तियानहाई सिटी लौट आए। ये ट्रिप शॉर्ट रही, मगर सभी के लिए फ्रूटफुल थी। किसी को ट्रेनिंग से फायदा हुआ तो किसी ने नॉर्थ की स्नो सीन्स एंजॉय की। शेल्टर लौटे तो देखा बाहर 1 मीटर बर्फ जमी है। फैटीसू ने स्नो ब्लोइंग से रास्ता साफ किया। फिर झांगी ने 3 लेयर सिक्योरिटी से दरवाजा खोला और सब अंदर आए। जैसे ही लोग अंदर घुसे, सब ने अपने कोट उतारे और सोफे पर पसर गए। घर जैसा आराम कहीं नहीं। झांगी भी आराम से कपड़े बदल कर आया, चाय या कॉफी लेकर खिड़की के पास बैठ गया। बाहर बर्फबारी थी, अंदर फायरप्लेस चल रही थी। घर के लोग साथ थे, सब हंसते मुस्कुराते। एक परफेक्ट पल। झांगी और उसके दोस्त घर लौटे और पूरा दिन आराम करते रहे। अगले दिन झांगी ने किनलिंग यात्रा के रिजल्ट्स बांटने शुरू की। सबसे पहले उसने वो बैंगनी क्रिस्टल निकाला जो बड़े चिचिल्ला ने लाया था। देखने में साधारण लगा, जैसे कोई सजावट का क्रिस्टल हो। कोई खास एनर्जी महसूस नहीं हुई। समझ न आने पर उसने इसे लू केरन को दिया। लू केरन ने अपनी डिवाइन मशीन कंट्रोल एबिलिटी एक्टिव की और क्रिस्टल को महसूस किया। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में झटका लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। झांगी घबरा गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद लू केरन ने आंखें खोली और बोली, इसमें दुनिया के सारे इमोशंस जैसे भर दिए गए हों। बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। झांगी को लगा ये कोई इमोशन स्टोरिंग क्रिस्टल है। लू केरन ने कहा कि ये क्रिस्टल बाहर से एक कंटेनर है, असली पावर अंदर है और उसे बाहर निकालना होगा। झांग यी ने कहा, ठीक है, लेकिन यह डेंजरस हो सकता है, मैं हेल्प करूंगा। फिर झांग यी ने उसके गोदाम में बहुत सारा युआन और रखा और कहा, तू समझ इसको कैसे यूज करना है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। लू कैरन ने हां कहा, क्योंकि वो पहले भी एलिमेंटल स्टोन्स पर काम कर चुकी थी। इसके बाद झांग इस सबको लिविंग रूम में लाया और एक 5 मीटर लंबा सेंटीपीड का शव बाहर निकाला। यांग सिया डर गई। तू इसे क्यों लाया? झांग ही हंसा। सोच रहा हूं, इससे कोई डिश बना सकते हैं क्या? सबने मजाक समझा, लेकिन फिर उसने सीरियस होकर अपना आइडिया बताया। ये कीड़े युआनोर को सीधे निगल सकते हैं। सोचो अगर हम इन्हें फीड करें और फिर इनसे एनर्जी लें, जैसे भेड़ घास खाती है और इंसान भेड़ को।
यांग शिनशिन ने तुरंत बात पकड़ी। मतलब हम इन्हें पाले ताकि इनसे पावर ले सके? झांगी ने हाँ कहा। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट यही कर रहा है, इसलिए उनके पास इतने सारे एलियंस हैं। फिर उसने सेंटीपीड के अंडे दिखाए। 1000 से कम है, ब्रीडिंग शुरू की जा सकती है। कैप्टन लेवल की सेंटीपीड्स के शव फैमिलीज को दिए जा सकते हैं, बाकी नवजात कीड़ों के खाने के लिए। योजना थी एक पूरी एनर्जी चेन बनाने की, जिससे कैप्टन लेवल से ऊपर के एलियन पैदा हों। अभी एक्सपेरिमेंट शुरू करना था। इंक्यूबेशन की जिम्मेदारी जो केयर को मिली और हुआ हुआ को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। जो न माने उसे खा ले। झांग यी ने सभी को सेंटीपीड का एसेंस बांटा, खुद के लिए थोड़ा रखा, क्योंकि अब उसे डेल्टा लेवल ओरिजिन से खास फायदा नहीं। उसका टारगेट था कि सभी कम से कम कैप्टन लेवल तक पहुंचे। फैटी शू थोड़ा सैड था। झांग यी ने उसे एक कैप्टन लेवल कोर दिया और कहा, एब्जॉर्ब कर और स्ट्रांग बन, फ्यूचर में कोई ना कोई लड़की मिलेगी। फैटी बोला, क्या इससे मैं यांग यांग जितना स्ट्रांग बन सकता हूं? झांग यी ने हंसते हुए कहा, 9000 पॉइंट से कम हुआ तो भाई भरपाई करेगा। फैटी खुश होकर चला गया। झांग यी बाहर निकला और जम चुके लूजियांग नदी पर चला गया। बर्फ पर नॉक किया और थोड़ी देर में एक फ्रॉग बाहर आया। झांग यी, तू वापस आ गया? उसने इनवाइट किया। कॉफी पीने चले? मेंढक राजी हो गया। शेल्टर पहुंचकर फ्रॉग ने चिचिल्ला से रिकॉर्डर निकाला और दोनों ने परफॉर्मेंस शुरू कर दी। झांग ये आराम से सोफा पर लेटकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद सो गया और उठा तो देखा फ्रॉग और चिचिल्ला उसे घूर रहे थे। डर के बाद पहचानने पर चैन की सांस ली। क्या बात है? उसने पूछा। फ्रॉग ने बताया, चिचिल्ला तुम्हें कुछ बताना चाहता है। अब झांगी को शक हुआ, ये क्रीचर शायद किसी अंडरग्राउंड दुनिया का हिस्सा हो। इंसान विशाल चिंचिला की भाषा नहीं समझ सकते थे, इसलिए झांगी ने लू कैरन से कहा कि एक ट्रांसलेशन मशीन ट्राई करे। पर इस प्रजाति की जानकारी कम थी, इसलिए बस उसकी डेली आवाजों से उसे समझने की कोशिश की जा रही थी। मेंढक मुस्कुराया, या यूं कहो उसके चेहरे की बनावट ही ऐसी थी कि वो हमेशा मुस्कुराता लगता था। बोला, म्यूजिक दिल तक जाता है। मैंने उसका मीनिंग फील किया। तो उसने कहा, क्या था? स्पिरिट को सैक्रिफाइस करो। झांगी चौंका, मतलब वो पर्पल क्रिस्टल? मेंढक बोला, शायद। मैं तो बस उसका मेलोडी फील कर रहा था। बड़ा चिंचिला भी कुछ बोलने लगा। झांगी को उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। शायद जब से वो चिनलिंग के अंडरग्राउंड से लौटा था, तब से बोल रहा था। पहले सोचा था कि वो भूखा है, लेकिन अब समझ आया कि वो कुछ रिमाइंड कर रहा था। झांगी ने पूछा, तू जानता है इसका यूज कैसे करे? चिंचिला ने उसकी ओर देखा, आंखें झपकाईं, सिर तिरछा किया, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। झांगी मेंढक से बोला, भाई अब से तू इसके साथ टाइम स्पेंड कर, कुछ समझ आए तो मुझे बता देना। जरूर, मेंढक बोला। झांगी ने 2 सेंटीपीड्स निकाले, एक चिंचिला को, एक मेंढक को। चिंचिला हैप्पी हो गया। उसने बड़े मजे से सेंटीपीड को चबा डाला, जैसे कोई क्रीम पफ हो। झांगी सोचने लगा, ये क्रिएचर असली क्या है? इसके दांत और पंजे तो शार्प हैं, पर इसकी फाइटिंग पावर कुछ खास नहीं। मेंढक बोला, मुझे क्यों दिया? झांग यी हंसा, गिफ्ट है। पावर 9000 से ऊपर है, एब्जॉर्ब करेगा तो स्ट्रांग बन जाएगा। मेंढक बोला, मुझे स्ट्रांग बनना पसंद नहीं, पर बात में दम है। उसने सेंटीपीड ले लिया। हालांकि मेंढक ज्यादातर पैसिव रहता था, पर उसकी वाइब बहुत पीसफुल थी और झांगी को यह पसंद था। आगे के कुछ दिन लू कैरन बहुत बिजी रही। यूआनोरे निकालना आसान था, पर स्पिरिट क्रिस्टल को समझना मुश्किल। कई दिन की मेहनत के बाद उसने एनर्जी निकालने का तरीका खोजा, जिसमें इमोशन की भी पावर थी। एक छोटे सैक्रिफाइस क्रिस्टल से इतनी एनर्जी निकली कि कई एनर्जी टैंक्स भर गए। भाई, ये एनर्जी गॉड सोर्स जैसी है, बट अलग भी है। झांगी ने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अचानक टाइम स्पेस जैसे फ्रीज हो गया, हर चीज थम गई और वो एक सफेद दुनिया में पहुंच गया। वहां इमोशंस की रील्स घूम रही थीं, खुशी, गम, दर्द, सब एक साथ। वो जैसे हजारों साल जी गया हो, उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड। आंखें खोली तो सफेद फजी लाइट बॉल्स दिखी। शायद हैलुसिनेशन था, पर फिर भी एनर्जी बहुत प्योर और शांति से भरी थी।
उसका पावर इंडेक्स 2000 से ऊपर चला गया, पर उससे ज्यादा वो अंदर से कॉर्म फील कर रहा था, जैसे लाइफ एसेंस एलिवेट हो गई हो। लेकिन उसके कानों में अब भी कोई विस्परिंग जारी थी। लू कैरन ने कहा, नॉर्मल है, मुझे भी हुआ था, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। झांग यी ने रिलैक्स करने का सोचा। सुबह यांग शिनशिन दरवाजे पर आई, बोली, समुंदर में कुछ बड़ा हुआ है? शिंगदाओ, झांग यी ने पूछा। हाँ, वो बोली। शिंगदाओ के पास का 100 किलोमीटर एरिया पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड था, पर अब रात में उसकी फॉग फैलने लगी थी। स्पीड बढ़ती गई, 50, 60, 70 नॉटिकल माइल्स प्रति घंटे। दो पेट्रोल शिप्स गायब हो गए। कमांडर ली गुआंगशियाओ ने तुरंत मीटिंग बुलाई। श्वानवू, चिंगलोंग, सुझाकू और नया व्हाइट टाइगर सब आए। सैटेलाइट इमेज देख सब टेंशन में थे। फॉग ने 500 नॉटिकल माइल्स तक फैला था, फिर रुकी। श्वानवू बोला, अगर शिंगदाओ का एबिस मॉन्स्टर निकला तो कोई नहीं रोक पाएगा। उसने पहले ब्लैक आर्मर्ड गेटकीपर से लड़ाई की थी, उसे रोकना नामुमकिन था। चिंगलोंग बोला, चाहे कुछ भी हो, लव डेथ से डरते हैं। लव डेथ इंसान की सबसे पावरफुल वेपन थी। सुझाकू ने कहा, अगर ये भी छिनलिंग जैसा सीक्रेट रियलिम है, तो ये एक नया चांस हो सकता है। अब उसकी नजर भी उस चांस पर थी जो झांग ये को मिला था। स्टार आइलैंड में जब से गॉड सोर्स की खोज हुई, दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर वहीं टिक गई। लेकिन असल में टक्कर सिर्फ दो ही ताकतों में है, हुआशु किंगडम का ईस्ट चाइना सी रीजन और कोलंबिया की ओशन फ्लीट। झांग यी ड्रैगन किंग के आखिरी शब्दों के कारण शुरू से ही शिंग दाओ पर नजर रखे था। एक सुबह यांगशिन शिन ने जब वहां के बदलाव बताए तो झांग यी बेचैन हो गया। बुरा हो गया, उसने माथा दबाते हुए कहा। उसकी पावर इंडेक्स अब 18,000 थी, फिर भी उन सीक्रेट रियलम की शक्तियों के सामने वो कमजोर लगता। अगर कभी अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर या व्हाइट ड्रैगन वापस आया तो वो जरूर बदला लेंगे। शिनशिन ने पूछा, भाई, आप जाना चाहते हो? झांग यी ने मना कर दिया। जब तक वो और मजबूत न हो जाए, शिंगदाओ नहीं जाएगा। ईस्ट चाइना सी और कोलंबिया ही संभाले। पर उसके हाथ पीछे ही क्लेंच्ड थे। भीतर से बेचैनी बढ़ रही थी। शिनशिन ने याद दिलाया, आपने ही कहा था लोग अनजान से डरते हैं, जैसे अंधेरे से। पर जब इंसान ने फायर इस्तेमाल करना सीखा तो डर गायब हो गया। झांग यी मुस्कुराया, सच कहा, इसलिए मैं दुनिया की सच्चाई जानना चाहता हूं। शिनशिन ने बताया कि वो एंशिएंट लिटरेचर और किंग गेसर की किताबों से कुछ क्लूज निकाल रही है। झांग यी ने उसकी बातों में दिलचस्पी ली और दोनों ने बैठकर कॉफी पीते हुए बात की। शिनशिन बोली, इंसान कैसे पैदा हुआ यह अब भी रहस्य है। एवोल्यूशन में एप से ह्यूमंस तक कोई बीच की कड़ी नहीं मिली। शायद किसी एक्सटर्नल ताकत ने इंसान को तेजी से एडवांस किया। झांगी को बात लॉजिकल लगी। हर सभ्यता में देवताओं की कहानियां हैं जिन्होंने जीवन, आग और स्किल्स दी। क्या अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन वही एंशिएंट गॉड्स थे? झांगी को छिनलिंग की बाई लोंग जी याद आई। इंसानी चेहरा, सांप का शरीर, बिल्कुल फूशी और नुआ जैसे। पर अगर वो गॉड्स थे तो छुप क्यों रहे हैं? झांगी ने पूछा। और स्नोई प्लेटू के अंडरग्राउंड लोग तो इंसानों को गुलाम और खाना बनाते थे, वो तो शैतान लगे। शिन शिन ने समझाया, मिथ्स में फेरीलैंड या हेवेनली पैलेस का जिक्र है, पर आज की दुनिया में वो ऊपर नहीं दिखते, शायद वो नीचे है। अंडरग्राउंड जगह हमारे लिए खतरे की है, पर हो सकता है उनके लिए पैराडाइस हो। और हो सकता है गॉड सिर्फ इंसानी कल्पना हो, वो हमारे लिए भगवान हो, पर उनके इरादे हमेशा अच्छे नहीं। झांग ये सोच में पड़ गया। अगर वो इतने ताकतवर हैं तो अब क्यों उभर रहे हैं? शिन शिन बोली, शायद वो भी किसी मौके का इंतजार कर रहे थे और अब वो वक्त आ गया है। ये सब सिर्फ अनुमान थे, पर झांगी को अब ये दुनिया और ज्यादा रहस्यमयी लगने लगी। क्या सच में ये समय मास एक्सटिंक्शन का है? झांगी को बाकियों की परवाह कम थी, पर अपनों को बचाना उसका मकसद था। हमें और ताकतवर बनना होगा, उसने कहा। शिनशिन ने ढांढस बंधाया, अभी तो लग रहा है कि अंडरग्राउंड रेसेस भी किसी रिस्ट्रिक्शन में हैं और इंसानों की वेपन्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं।
स्नोई प्लेटू की डेमोनिक सिविलाइजेशन को तो 2000 साल पहले इंसानी हीरोज ने हराया था। वो आज की तरह एडवांस्ड नहीं लगते। झांगी चौंका। पुरानी सिविलाइजेशन ज्यादा एडवांस्ड क्यों नहीं? शिन शिन ने समझाया, टेक्नोलॉजी एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ती है, जैसे स्टीम इंजन के बाद हुआ। इसलिए पुरानी सिविलाइजेशन जरूरी नहीं ज्यादा एडवांस्ड हो। झांगी ने तय किया, जब सेंटीपीड फार्म बन जाए तो देंग फैमिली से जेनेटिक टेक्नोलॉजी लेंगे और तियानहाई सिटी में एक एलियन आर्मी खड़ी करेंगे। फिर झांगी ने शिनशिन से कहा कि शिंगदाओ की स्थिति पर सैटेलाइट से नजर रखो और खुद श्वानवू से ईस्ट चाइना सी की जानकारी ली। श्वानवू ने बताया, शिंगदाओ के चारों तरफ 500 नॉटिकल माइल्स में टॉक्सिक फॉग है। सारी मछलियां मर गई हैं, पर फॉग अब फैल नहीं रही। झांगी ने पूछा, कुछ करोगे? श्वानवू हंसा, वहां जाना सुइसाइड है। लेकिन हम और कोलंबिया नेवी दोनों ने 50 लव डेथ मिसाइल्स रेडी रखे हैं। अगर खतरा बढ़ा तो स्टार आइलैंड उड़ा देंगे। झांग यी निश्चिंत हो गया। हालांकि श्वानवू ने छुपाया कि वो सीक्रेटली एक एलियन टीम भेजने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने झांग यी से पहले ही नुकसान खाया है। झांग यी फिलहाल खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो पहले ही शिंगदाओ से बहुत कुछ पा चुका था। अब वो रोज फिजिकल और कॉम्बैट ट्रेनिंग करता ताकि ताकत बढ़े। उसकी पावर इंडेक्स अब 18,000 थी। देश के टॉप लोगों में गिना जाने लगा। पर एक अजीब साइड इफेक्ट था। जब वो सोता, कोई कान में धीरे धीरे कुछ कहता, मगर शब्द साफ नहीं होते। पहले उसने इसे अनदेखा किया, पर अब ये अक्सर होने लगा। जॉकेर से जांच करवाई, पर रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। झांग यी की फिजिकल कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट थी। वो अब भी इसका कारण नहीं समझ पा रहा था। लेकिन जब तक वो स्वस्थ है, उसे फर्क नहीं पड़ता। झांगी की मोटिवेशन से अब पूरी टीम प्रोग्रेस कर रही थी। लेकिन जब सभी की एबिलिटी इंडेक्स एलीट टीम के लेवल तक पहुंची, तो टैलेंट का फर्क साफ दिखने लगा। झांगी के पास एलियन बीस्ट्स के ओरिजिन की कमी नहीं थी, लेकिन एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी सब में अलग अलग थी। लियांग यूए सबसे टैलेंटेड निकली। उसका बेसिक पैनल बहुत हाई था और उसने 2 कैप्टन लेवल एलियन बीस्ट्स और चेंग लानलान की ओरिजिन एब्जॉर्ब करके 9,700 तक पहुंच गई थी। वो क्लोज कॉम्बैट में इतनी स्ट्रांग थी कि इप्सिलॉन लेवल एलियन को भी सरप्राइज किल कर सकती थी। झांगी भी उससे स्पैरिंग में रोज पिटता था। बाद में उसकी ट्रेनिंग से लियांग यूए का इंडेक्स 9,800 तक गया, लेकिन फिर स्पीड स्लो हो गई। हुआ हुआ का इंडेक्स 9,999 तक पहुंच गया था और अब बस एक स्टेप दूर थी ब्रेक थ्रू से। सोर्स ऑफ गॉड लेने के बाद उसकी जेनेटिक लिमिट अनलॉक हो गई थी। अब जांगी के बाद वही सबसे टैलेंटेड मानी जा रही थी। बाकी मेंबर्स में भी इंप्रूवमेंट दिखा। अंकल यू 8,100 तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने माना कि उनकी ग्रोथ अब स्लो हो जाएगी, क्योंकि टैलेंट ही लिमिट बन गया है। जांग यी ने उन्हें समझाया कि कभी-कभी पावर को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। फैटी शू अब 8,000 तक पहुंच गया था। हालांकि वो दिखाता नहीं, पर ली यांग यांग के इन्फ्लुएंस से उसमें चेंज आया था। गेम खेलते हुए जब झांग यी ने उसे छेड़ा, तो वो शर्मा कर भाग गया। सब समझ रहे थे कि ट्रेनिंग में उसका एक्स्ट्रा एफर्ट किसके लिए था। यांग शिनशिन भी 9,000 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो कॉम्बैट से ज्यादा प्लानिंग और सपोर्ट में इंटरेस्टेड थी। वहीं जो कुअर का इंडेक्स भी 9,000 तक गया था और उसे एक नई एबिलिटी मिली, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। इसे वो दूसरों के शरीर को छूकर उनकी फिजिकल क्वालिटी चेंज कर सकती थी। उसने झांगी की बॉडी को भी बीटा लेवल म्यूटेंट जैसा बना दिया था। यांगसिया 8,000 तक ही पहुंच पाई, लेकिन वो खुश थी, क्योंकि उसके लिए पावर्स का मतलब खाना और जांगी का ख्याल रखना था। लुकरेन ने सबको चौंका दिया। उसका इंडेक्स 9,500 तक पहुंच गया था। सैक्रिफाइस स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें सबटल बदलाव आए। झांगी ने उसे हमेशा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और अब वो एक न्यू फर्नेस के जरिए एलिमेंटल ओर से प्योर मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रही थी। लुकरेन ने कहा कि 2 महीने में वो सेकेंड जनरेशन एक्सोस्केलेटन आर्मर बना देगी। पहला वाला आर्मर अंकल यू ने पहना था, पर अब झांगी की
ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी उसे अच्छे से हैंडल कर सकती थी। लू करेन का सपना था कि ऐसा आर्मर बनाए जो किसी डेल्टा इनह्यूमन जितनी ताकत दे सके। जहांगी बहुत एक्साइटेड था। उसे फुल बॉडी प्रोटेक्टिव आर्मर का क्रेज था। अगर आर्मर परफेक्ट बना तो इप्सिलॉन लेवल एलियन भी उसे इजीली डैमेज नहीं कर पाएगा। उसे लगा लू करेन फ्यूचर में ऐसा आर्मर भी बना सकती है जो इप्सिलॉन क्लास के बराबर हो। शेंगजिंग से न्यूज आई कि एबिस में माइनिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। अब जियांगनान रीजन को 30% रिसोर्स मिले थे, तो जांगी ने गांव त्यानवू को छिनलिंग भेजा सुपरविजन के लिए। गांव अब भी 5,000 के आसपास था, लेकिन उसकी ऑनेस्टी और डेडिकेशन की वजह से झांग यी ने उसे ये चांस दिया। झांग यी ने उसे क्लियर कहा कि वहां आउटकाइडर्स को थोड़ा इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन किसी ने उसके इंटरेस्ट को टच किया तो झांग यी उसे छोड़ेगा नहीं। झांग यी की बात सुनकर गांव त्यानवू ने तुरंत कहा, बॉस झांग, धन्यवाद इस मौके के लिए। मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। झांग यी ने शांति से कहा, तुम्हारी सब कुछ ठीक है, बस ताकत थोड़ी कम है। रिसेंट में शूटिंग की प्रैक्टिस की? गांव ने जवाब दिया, डेली करता हूं, अब एक टीम का लीड कर रहा हूं। फिर झांगी ने उसे सेंटीपीड बीस्ट की ओरिजिन एनर्जी दी, करीब 7,000 से 8,000 लेवल की, ताकि वो जल्दी स्ट्रांग बन सके। इस बार चौयू बेस से 10 एलियन लेकर जाओ। हर महीने जितनी जरूरत हो उतनी युआनशी यूज कर सकते हो। डेंग फैमिली से दवाइयां भी मिलेंगी ताकत बढ़ाने के लिए। झांग यी को त्यानहाई सिटी की करंट ताकत पर भरोसा नहीं था। वहां के लीडर्स भी कैप्टन लेवल तक नहीं पहुंचे थे। गांव जैसे लोग वुयू वैली में वीक समझे जाएंगे, इसीलिए उन्हें इंप्रूव करना जरूरी था। गांव भावुक हो गया, लगा जैसे आसमान से कोई जैकपॉट गिरा हो। बॉस झांग, आपका ये भरोसा मैं कभी नहीं भूलूंगा। झांगी ने कॉलम होकर कहा, बातों से कुछ नहीं होता, काम दिखाओ। अगर अच्छा नहीं किया तो कोई और ले लूंगा। गांव ने कसकर मुट्ठी बांधी। वो जानता था कि यह कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब है मुश्किलें, लेकिन सक्सेस वहीं से आएगी। केयुआन माइन झांगी के लिए अहम था। अगर गांव अच्छा करे तो फ्यूचर में और बड़ा पद मिल सकता है। गांव तैयारी में जुट गया। एक दिन में टीम तैयार करनी थी और फिर ब्लिजार्ड सिटी होते हुए वुयू वैली पहुंचना था। वो दूर तक बर्फ में चला गया, फिर मुड़ा और झांगी को झुककर सलाम किया। झांगी ने खिड़की से देखा, फिर टेबल पर रखी कॉफी कप को हवा में खींचा, लेकिन अभी कंट्रोल सही नहीं था। अब झांगी की एबिलिटी एलियन स्पेस से चीजें एक्टिवली खींचने की हो गई थी, लेकिन ह्यूमंस को वो खींच नहीं सकता था। शायद उनमें कोई स्पेशल पावर थी जो स्पेस के खिलाफ रेजिस्टेंस बना रही थी। वो अब तक शेल्टर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब खींच सकता था, बट पावर्ड क्रीचर्स और ह्यूमंस एक्सेप्शंस थे। फिर जांगी ने स्नो रीजन की एक किताब निकाली। पाजी गेसांग ने उसे इनवाइट किया था अगले साल के छुआनजाओ धर्म सम्मेलन में। फोटोज में एक पहाड़ साइन गोल्ड लाइट में चमक रहा था। झांग ये ने अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया था, पर वो सोच रहा था कि वहां से क्या गेन हो सकता है। ईस्ट चाइना सी की तरफ से हलचल हो रही थी। शायद कोई बड़ा पावर वहां डीप जंगल में क्रीचर से टकरा रहा था। बट जांग ये फिलहाल रिस्क लेने के मूड में नहीं था। 2 महीने बीत गए। अब प्लानिटरी कैलेंडर में फरवरी 2085 था, यानी अपोकैलिप्स को 2 साल से ऊपर हो चुके थे। शेल्टर में लू केरन 2 कामों में लगी थी, एक्सोस्केलेटन आर्मर अपग्रेड करना और सेंटीपीड ब्रीडिंग फार्म बनाना। अंकल यो और फैटी शू ने उसकी मदद से 200 मीटर डीप केव बनाई, जहां अंडों को ऑप्टिमल कंडीशन में हैच करना था। केज रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और मेटल से बनाए जा रहे थे ताकि ग्रोन सेंटीपीड्स भाग न जाएं। अब लू केरन का एबिलिटी इंडेक्स 9,500 पहुंच गया था, जिससे वो हाई क्वालिटी ये मेटल बना सकती थी। जो केरर बायोलॉजी देख रही थी और बोली, जो ज्यादा एग्रेसिव हो उन्हें मार दो, बाकी को कंफर्ट दो। धीरे धीरे ये वाइल्डनेस भूल जाएंगे। लुकेरन ने पूछा, अगर ये एक्सप्लोड हो जाए तो? जो हंसते हुए बोली, एक स्टेज से ही उनके अंदर ड्रग इंजेक्ट कर देंगे, जिससे लिम्स वीक हो जाएंगे। हॉर्मोन्स भी ऐड करेंगे। हमें तो सिर्फ उनका एसेंस चाहिए। लू हंसी और बोली, ब्रीडिंग तुम संभालो, मैं फार्म बना देती हूं।
अंकल यो और फैटी शू भी प्रोटेक्टिव सूट्स में फार्म में काम कर रहे थे। झांगी को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लू कैरन के मेका प्रोजेक्ट से था, जिस पर वो 2 साल से काम कर रही थी। एक दिन उसने झांगी को बुलाया और एक ब्लैक कलर्ड एक्सोस्केलेटन आर्मर दिखाया। स्ट्रीमलाइंड डिजाइन, कैमिलियन सिस्टम के साथ जो एनवायरनमेंट के हिसाब से कलर बदल सकता था। लू बोली, इसका नाम चेन लॉन्ग है, सेकेंड जेन मेका। वेट सिर्फ 15 किलो है। ये मेटल और कंप्रेस्ड फ्यूल से लाइट बना है। अब झांगी की बॉडी एनहांस्ड थी, वो आराम से ये वेट कैरी कर सकता था। वेपन्स ज्यादा नहीं थे, सिर्फ एक हाई एनर्जी कैनन था। बाकी वेपन्स झांग ये अपने एलियन स्पेस में रख सकता था। लू ने कहा, आर्मर में फूड, मेडिसिन सब इंटीग्रेट कर देंगे। झांगी ने पूछा, डिफेंस कैसा है? क्योंकि वही सबसे जरूरी था। मेका से कोई एप्सिलॉन म्यूटेंट को हराने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जान बचाने का एक सॉलिड तरीका जरूर था। जाहिर था कि झांगी को किस बात की टेंशन थी, और लू केरन ये अच्छे से समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत लो, ये कियानलोंग आर्मर मैंने आधे साल की मेहनत से बनाया है। पूरा बॉडी ये मेटल और उस जैसे मटेरियल से बना है। डिफेंस इतना पावरफुल है कि टॉम हॉक मिसाइल भी सीधे टकराए तो कुछ नहीं होगा। अंदर का डिजाइन मिलिट्री के ब्लैक कॉम्बैट सूट जैसा है, जिससे शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है। मुझे लगता है इसका डिफेंस लेवल करीब 9500 पॉइंट्स वाले एनहांस्ड म्यूटेंट जितना है। झांगी की आंखें चमक उठी। ये तो कमाल है, लुकेरन ने एक्साइटेड होकर कहा, और ये काफी फ्लेक्सिबल भी है। देखो, उसने कंप्यूटर से कमांड दी और आर्मर का स्केल्ड सरफेस स्मूथ तरीके से मूव करने लगा। ये चेन मेल जैसा है, कुछ वैसा, पर ज्यादातर पार्ट्स स्पेशली जॉइंट्स पर फिश स्केल आर्मर है, ताकि मूवमेंट इजी रहे। पीछे हिडन जेट टेल भी है, जो शॉर्ट बर्स्ट फ्लाइट दे सकता है। पर भाई, तुम्हारी ताकत को देखते हुए वेट लाइट रखा है, वेपन्स कम है, और फ्लाइट आधा घंटा मैक्स चलेगा। झांगी ने हंसते हुए सिर हिलाया, परफेक्ट है। यह आर्मर सिर्फ झांगी के लिए बना था, हाई डिफेंस, मैन्यूवरबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। वो तुरंत टेस्ट करने निकल पड़ा। लुकेरन ने कंट्रोल ट्रांसफर किया। झांगी ने अपना कोट उतारकर ब्लैक सूट में मेक के अंदर एंट्री ली। अंदर से ऐसा लगा जैसे स्पोर्ट्स वियर पहन रखा हो। भारी नहीं लग रहा था। आर्मर उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से था, जिससे ताकत कम लगती थी। झांगी बोला, चलो टेस्ट करते हैं इसकी पावर। वो बाहर गया और फ्लाइट ऑन कर दी। नीले जेट फ्लेम्स के साथ वो हवा में उड़ गया, फाइटर जेट से भी तेज। हवा में सोनिक बूम सुनाई दी, और जमीन से सब उसे हैरानी से देख रहे थे। पावर, डिफेंस, इंटेलिजेंस सिस्टम सब बेस्ट थे। उसने होली स्वॉर्ड निकाली और कुछ स्वॉर्ड मूव्स किए। जॉइंट्स पूरी तरह फ्लेक्सिबल थे। ये मेक एकदम परफेक्ट था। झांगी ने कैलकुलेट किया कि इससे उसकी एबिलिटी में 500 पॉइंट्स का बूस्ट होगा, जो बहुत काम आने वाला था। उसने लुजियांग नदी के ऊपर उड़ते हुए तलवार से बर्फ में गहरी दरार बना दी। बहुत बढ़िया। उसी वक्त फ्रॉग बर्फ से बाहर निकला और बोला, क्या मस्त मेक है। झांगी हंसते हुए बोला, फिर से नींद से उठे। फ्रॉग बोला, मुझे 3 चीजें पसंद है, सोना, कीड़े पकड़ना और म्यूजिक शेयर करना। झांगी को आइडिया आया, अगर तुम्हें कीड़े इतने पसंद हैं, तो क्यों ना तुम्हें कीड़े पालने दूं। फ्रॉग खुश हो गया। झांगी बोला, सारा फार्म तुम्हारे हवाले। ज्यादा कीड़े खा नहीं पाएगा, पर वो मेंटेन तो कर ही सकता है। घर पहुंचकर फैमिली ने पूछा, कैसा रहा मेक। झांगी ने थम्स अप किया, बेस्ट है। उसने जो केयर से कहा, अब फ्रॉग फार्म मैनेज करेगा। अगर हम कहीं बाहर गए तो कोई तो देखभाल करे। जो केयर ने हंसकर कहा, फ्रॉग की हेल्प से सब इजी हो जाएगा। वो उसे लेकर फार्म गई और उसे बेसिक चीजें समझाई। झांग यिलुकेर्न के पास गया। वो बहुत एक्साइटेड थी कि उसका काम सराहा गया। उसने कहा, ये मेक सिर्फ तुम्हारे लिए बना है भाई, बाकी किसी के काम का नहीं। झांग यी ने पूछा, क्या इसे मास प्रोड्यूस किया जा सकता है? लुकेरन बोली, महीने में एक बना सकती हूं, पर हर एक को कस्टमाइज करना होगा। जैसे अंकल यू के लिए अटैक वाला, फैटी शू के लिए बस भागने लायक। झांगी मुस्कुराया, सही कहा।
बस इतना ध्यान रखना कि वो जान बचाने और भागने में मदद करे। लुकेरन बोली, मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, उन्हें ठीक करके रेडी कर दूंगी। झांगी ने मुस्कुराते हुए पूछा, और तुम्हारा क्या? लुकेरन ने शरारत से कहा, अभी नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। झांगी को शक हुआ, कोई सीक्रेट वेपन तो नहीं? लुकेरन ने हंसकर उसे हल्के से धक्का दिया, बाद में पता चलेगा,